नमस्कार, चाय गरम में है, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। चाय गरम है लेकिन राजनीति उबल रही है, क्योंकि राजनीति तो बहुत ही ज्यादा गरम है। गर्मी भी शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीति का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ने लगा है, क्योंकि सर पे है चुनाव और चुनाव के दिनों में जुबानी जंग किस कदर पूरे माहौल को गर्म कर देती है, यह हम सभी जानते हैं। आज प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे और दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री ने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू किए तो राहुल गांधी ने भी पलटवार करना शुरू किया। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। लॉन्च करके मोदी का कांग्रेस पर बड़ा वार। अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है। हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस को घेरा। हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? राहुल के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर तंज। अब मैदान छोड़ करके भागने लगे हैं। राहुल का मोदी पर पलटवार। एक विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान को बांटो और पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को पहुंचाओ। राहुल ने राफेल पर मोदी को घेरा। क्यों नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल में चोरी की? प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर एक के बाद एक कई बार किए। मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की साजिश रची गई। तो वहीं राहुल गांधी ने तेलंगाना से मोदी पर पलटवार किया। हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस के गठबंधन को माफ कर सकते हैं क्या? लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान को बांटो, अलग करो हिंदुस्तान, और दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, एक हिंदुस्तान होगा, इसमें सबको जगह मिलेगी, सब लोग सपना देख पाएंगे, 15 लोगों को फायदा नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर भी मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि देश के हिंदू जाग गए, इसलिए उन्हें केरल भागना पड़ा। वहीं राहुल गांधी ने चौकीदार को लेकर मोदी पर फिर तंज कसा। अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़ करके भागने लगे हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। कहा था प्रधानमंत्री नहीं बनना, चौकीदार बनना है, और चौकीदारी आपने देखी। अनिल अंबानी की चौकीदारी, मेहुल चोकसी की चौकीदारी, नीरव मोदी की चौकीदारी। हिंदुस्तान के जो चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, उनका ये चौकीदार बने हुए हैं। मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी चुटकी। ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। जाहिर है चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी जंग तेज हो रही है। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी। टीम न्यूज नेशन। ये चाय की गर्मी हाथ को गर्म कर रही है, आपके गले को गर्म करेगी, लेकिन
राजनीति की गर्मी पूरे देश को गर्म कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदू आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद हिंदू आतंकवाद का जिन राजनीति के अखाड़े में फिर से जिंदा हो गया। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राशिद अल्वी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो कभी हिंदू आतंकवाद की बात ही नहीं की, फिर बीजेपी ये क्या फिजूल की बातें कर रही है। अब जरा सुनिए राशिद अल्वी को। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ये बयान किसी भी कांग्रेसी का दिखा देंगे, कम से कम मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सवालिया निशान आरएसएस पे लगाए गए थे। इनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। लेकिन अगर है भी तो क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे वोट देने का हक नहीं है? तब तो कहिए कि अगर उस वहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है तो राहुल गांधी का दिल भी बड़ा है और उनका दिमाग भी बड़ा है। ऐसी हिंदू होते हुए वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं जहाँ है नहीं, लेकिन अगर होती तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके से वो लड़ रहे थे, जबकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। मैं मोदी जी से कहता हूँ, आप भी ये हिम्मत दिखाइए, आप लड़िए चुनाव ऐसी जगह से जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है। अब चुनाव है तो कोई नेता एक सीट से तो कोई 2 सीट से भी चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। दक्षिण की, केरल की एक सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेठी उनकी सीट है ही, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन इस पर राजनीति और गर्माहट तो होनी थी, क्योंकि चाय गर्म है तो देश का माहौल भी गर्म है, राजनीति है तो सब कुछ गर्मा गर्म है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी किस तरीके से तंज कस रहे हैं राहुल गांधी के 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने पर, आप जरा उनको सुनिए, उसके बाद लौट कर आते हैं, एक और खबर बताएंगे आपको। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, आप उत्तर भारत की नब्ज भी समझते हैं और दक्षिण भारत की राजनीति भी। वायार से चुनाव लड़ने को किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से मिलता है, दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए वहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं। नहीं, सिर्फ राहुल गांधी मजबूत कर सकते हैं, ये तो कोई पहले ही बोलना चाहिए था। क्या पहले नहीं पता था कि ये ज्योग्राफी में इसका कैसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, अहम जगह था, ये नहीं पता था। अब 2 जगह से लड़ने की कोई कारण होनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से लड़े तब इन्होंने खूब प्रोपेगेंडा की, ये तो चीफ मिनिस्टर रहा, इसको तो कोई इंडिया नहीं पता है, जो गुजरात भारत नहीं है, भारत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मोदी को कोई जानता नहीं है भारत में, ये सारी बातें कहा था। और गुजरात से थोपा जा रहा है दिल्ली में उनको, तो उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से लड़े। वो इसीलिए लड़े क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बहुत चली। इनका क्या प्रोपेगेंडा चला? 3 बार अमेठी से जीते हैं। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि उनको राष्ट्रीय एकता के लिए लड़नी चाहिए, ये है वो है, कुछ की कभी कहा नहीं। यहाँ भी जब अमेठी में इसकी बात इसकी नाम घोषित हुई थी तब भी ये बात नहीं चली। तो ये आपने सुब्रमण्यम स्वामी को सुना, किस तरीके से गर्मा गर्म हमला वो कर रहे हैं राहुल गांधी पर, उनके 2 सीट से चुनाव लड़ने पर। लेकिन आपको पता भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। अब मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के नेता, वो भी सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर। अब वो क्या कह रहे हैं यह सुनना भी आज जरूरी है, इसलिए आप सुनिए जरा उनकी बात। जो डर्टी कम्युनल पॉलिटिकल प्लान है वो राहुल गांधी जी को वायनाड घसीट के ले गया है। अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि जबान पे सेकुलरिज्म और दिल में कम्युनलिज्म, ये उनका बहुत पुराना ये तरीका है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला, ये हमेशा पहन करके वो घूमते रहे हैं। तो जो ये कम्युनलिज्म का एक डर्टी प्लान है और कम्युनल पोलराइजेशन का ये प्लान है, उसके तहत वो गए हैं। सभी लोगों को मालूम है कि वहाँ का माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट जो है वो मोर देन 50% है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का, इसलिए जो है वो कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश करने गए वहाँ पर।
पहले पप्पू से गप्पू बने, अब लफाजी का लॉलीपॉप बन रहे हैं। और जिस तरह की ये लफाजी कर रहे हैं, जिस तरह के ये डींग मार रहे हैं, तो इस तरह की लफाजी और डींग जो है उनको किसी तरह का फायदा पहुंचाने वाली नहीं है, बल्कि वो जग हंसाई का पात्र बनते जा रहे हैं। अब गर्मा गर्म सियासत में आज समाजवादी पार्टी की एक तस्वीर दिखी जो बहुत लंबे वक्त से दिखाई नहीं दे रही थी, और वो तस्वीर थी कि मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी से पहुंचे पर्चा दाखिल करने के लिए, क्योंकि वहां से वो उम्मीदवार हैं। उनके साथ उनके वो भाई नहीं थे, यानी कि शिवपाल यादव उनके साथ नहीं थे। अब ये हैरानी की बात थी कि शिवपाल यादव उनके साथ नहीं थे, अखिलेश यादव उनके साथ थे, रामगोपाल यादव उनके साथ थे। ये किस तरह की गर्माहट है समाजवादी पार्टी के भीतर, ये जरा देखिए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। समाजवादी पार्टी की बस पर सवार होकर आए मुलायम सिंह यादव के साथ उनके बेटे और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव भी मौजूद थे। नामांकन करके आया हूँ और आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव इस बार भी बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। मैनपुरी की जनता से मेरा निवेदन भी, अपील भी है कि नेताजी ने जिंदगी भर सेवा की है लोगों की। इस बार ऐसी सेवा जनता करके दिखाए वोटों के माध्यम से कि लगे कि हाँ, मैनपुरी की जनता ने नेताजी को चुन करके भेजा है। उधर समाजवादी पार्टी से अलग होकर अलग दल बनाने वाले मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल इस मौके पर मौजूद नहीं थे। बता दें कि खुद शिवपाल यादव फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय के मुकाबले चुनाव मैदान में है। टीम न्यूज़ नेशन। बीएसपी ने पहले चरण चुनाव के लिए अपने 6 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अब इन उम्मीदवारों के नाम क्या हैं, सीट कौन कौन सी है, ये भी आपको हम बताते हैं बहुत डिटेल में, ताकि आप समझ पाएं कि जो लिस्ट है बीएसपी की 6 उम्मीदवारों की, इसमें कौन कौन नाम शामिल हो गया है और कौन कौन से नाम कट गए हैं। देखिए, अमरचंद जौहर हैं शाहजहांपुर से, मिश्रक से नीलू सत्यार्थी हैं, फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल हैं, अकबरपुर से निशा सचान हैं, जालौन से पंकज सिंह हैं और हमीरपुर से दिलीप कुमार सिंह हैं। तो ये 6 नाम हैं जो बीएसपी ने अपनी लिस्ट में आज शामिल किए हैं। ये 6 उम्मीदवार बीएसपी के हैं जो पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, उनके ये उम्मीदवार हैं। ये चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी के बीच गठबंधन है। ऐसे में जहां से बीएसपी के उम्मीदवार खड़े होंगे एसपी के नहीं होंगे, एसपी के जहां खड़े होंगे बीएसपी के नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपका मन थोड़ा मचल भी जाएगा, खुश भी होगा और कुछ गाने भी याद आ जाएंगे। लेकिन ऐसी खबर कौन सी हो सकती है चाय गरम में? जहां गर्मा गर्म चाय की बात हो, वहां ऐसी खबर से आपके चेहरे पर मुस्कान तो जरूर आनी चाहिए। बात सपना चौधरी की है। आपको पता है सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल होने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, खंडन कर दिया। अब खबर यह है कि सपना चौधरी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि सपना चौधरी बीजेपी में शामिल होंगी या नहीं होंगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन प्रचार करेंगी। जरा पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और सपना चौधरी के बीच रविवार को फिर मुलाकात हुई, जिसके बाद ये सवाल फिर उठ रहे हैं कि क्या सपना चौधरी बीजेपी ज्वाइन करने वाली? क्या सपना चौधरी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करती दिखेंगी? क्या सपना चौधरी सियासत में हाथ आजमाएंगी? 23 मार्च को यह खबर आई थी कि मशहूर डांसर सपना चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तब कांग्रेस की सदस्यता स्लिप पर हस्ताक्षर करते हुए और प्रियंका गांधी के साथ सपना की मुलाकात वाली तस्वीरों ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया था। सभी को लगने लगा था कि सपना तो कांग्रेसी हो गई। उनके मथुरा सीट से चुनाव लड़ने की खबर भी सामने आने लगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सपना मीडिया के सामने आई और कांग्रेस में जाने की खबर को झूठ करार दे दिया था। खुद मनोज तिवारी ने भी कहा है कि हम सपना चौधरी के संपर्क में हैं और सपना बीजेपी में आएंगी कि नहीं, इसका फैसला जल्द हो सकता है।
तो निश्चित रूप से एक आर्टिस्ट के साथ कांग्रेस ने धोखा किया। अब मुझे लगता है कि उनका मन, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका मन बीजेपी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति खास तौर से मैंने अच्छा पाया, बट वो पब्लिकली आके बोलेंगी क्या करेंगी, इसके लिए हमें 2-3 दिन का इंतजार कर लेना चाहिए। बंदूक चलेगी तेरे बंदूक। सपना चौधरी का अगला कदम क्या होगा? वो बीजेपी में शामिल होंगी या नहीं? अगर होंगी तो कब होंगी? सियासत में उतरने का उनका कोई इरादा है या नहीं? इस बारे में सपना ने खुद अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले। उनका बीजेपी से जुड़ने के सवाल पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। आज जुम्मा है। आपको खबर सुनाते सुनाते मेरी चाय आधी हो गई है कब की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास गर्म चाय नहीं है, मेरे पास चाय की कमी नहीं है। और ठीक इसी तरीके से आपको बता दें कि आजकल सियासी खबरों की कोई कमी नहीं है। दिन भर सियासी गर्मा गर्म खबरें इसी चाय की तरह हमारे पास आते हैं, जिसे हम आप तक पहुंचाते हैं। अब जाटलैंड की एक खबर आपको बताएं, यह खबर है संजीव बालियान वर्सेस अजीत सिंह की। जी हां, क्योंकि अब मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान को आरएलडी के अजीत सिंह टक्कर देंगे। पिछली बार यह सीट बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान, जरा सुनिए। तो मुजफ्फरनगर पे पहले से ही सबकी नजरें रहती हैं, क्योंकि आप देखिए किसान राजनीति का केंद्र हमेशा मुजफ्फरनगर रहा है। मुजफ्फरनगर जहां चलता है तो कहते हैं, पहले कहते हैं पश्चिम पीछे चलता है, और जहां पश्चिम चलता है उत्तर प्रदेश उसके पीछे चलता है। और ये बात भी आपकी ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई है, पूरे पश्चिम की राजनीति की लड़ाई आप भी कह सकते हैं, ये सच है। देखिए बिल्कुल इंडिविजुअल, लेकिन एक जनता के नजरों में एक बात है कि सब चोर चौकीदार को चोर कह रहे हैं, हर व्यक्ति यही बात कहेगा। मोदी जी के प्रति सबके मन में यह आस्था है कि ईमानदारी में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। उनने किसी के आरोप लगाने से उनकी छवि पे इतना सा भी दाग नहीं लगेगा, मुझे विश्वास है। लोग ये कहते हैं, मैं पूछता हूँ लोगों से, सबके मन में ये बात है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। देखिए निश्चित रूप से मोदी जी के नाम का बहुत बड़ा फायदा है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलता जो मानता हो कि मोदी जी, सब कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चुनाव दोनों तरह से लड़ा जाता है। चुनाव में वे मुद्दे भी प्रभावी होते हैं जिनका आपने नाम लिया, और चुनाव में ये मुद्दे भी होते हैं कि लोकल स्तर पे सांसद ने कैसा काम किया, चाहे विकास का कार्य हो, और हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से मिलने जुलने का बहुत महत्व है। चाय गरम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली से ये खबर है, हालांकि ये गर्म है या नरम है समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत दिनों से पछोपेश की स्थिति है कि आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई जल्दी बता दीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने ही कप चाय उनकी खत्म हो गई है। अब सब लोग ये चाहते हैं कि एक बार फाइनली बता दें आपकी चाय वो गर्मा गर्म पी लें या फिर ठंडी करके रख दें। इंतजार करें कि जब बढ़िया खबर आप सुनाएंगे तो एक बार फिर से चाय पियेंगे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन है या नहीं, आज भी स्थिति साफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता पीसी चाको ने कहा है कि भाई हम आखिरी वक्त तक ये कोशिश करेंगे कि गठबंधन हो जाए। दरअसल 3 और 4 के फॉर्मूले पर बात होने की कोशिश की जा रही है, मतलब ऐसी संभावना है कि 3 और 4 वाले फॉर्मूले पर 3 सीट पर एक पार्टी, 4 पर दूसरी पार्टी चुनाव लड़ ले, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसी बात को लेकर अभी बात बन नहीं पा रही है, गठबंधन हो नहीं पा रहे, चुनाव सर पर है। अब इंतजार हम भी करते हैं, आप भी कीजिए कि ये खबर दिल्ली से पुष्ट होकर कब आती है आप तक पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज नेशन पर आप खबरें लगातार देखते रहेंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।